Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in my lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we were discussing about chapter 5, arrest. इस पे एक टॉपिक हम आगे जाएंगे. Today our topic is basically medical examination of the accused or the arrested person. Okay? इसमें हम कौन कौन से सेक्शन देखने वाले हैं देखते हैं. सेक्शन 53 देखने वाले हैं. ओके, एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर. उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 53A, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर. उसके बाद हम देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, सेक्शन 54. ओके, उसके बाद हम चौथा जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 54A. उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 55A. ये 5 सेक्शन हम देखने वाले हैं और इसको हम समझ लेंगे. प्लीज आपके पास अगर बैरक एक्ट है, बैरक को खोल लीजिए और इन सेक्शनों पे फोकस कीजिए. सेक्शन 53 की ओर देखेंगे. ओके, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये हो है सेक्शन 53. आगे सेक्शन पढ़ने के पहले मैं आपको इस सेक्शन को थोड़ा सा समझा दूं, बाद में मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप ध्यान में रख देना. ओके, ये सेक्शन क्या कहती है? ये सेक्शन ये कहती है कि भाई कोई भी अगर अरेस्टेड होगा, अगर उसको अरेस्ट करके लाया होगा तो एविडेंस के खातिर भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और सेफ्टी के भी खातिर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए. दोनों जगह से मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, कौन सा ऑफिसर अथोराइज है, कौन लेटर दे सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर को? अगर सब इंस्पेक्टर के नीचे अगर कोई ऑफिसर ने लेटर दिया तो वो अथोराइज नहीं है. अथोराइज कौन है? अथोराइज पुलिस ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. चलो हम सेक्शन को इंग्लिश में पढ़ते हैं. प्लीज बैरक खोलकर फोकस कीजिए सेक्शन 53 पर. आपको मैं ये सेक्शन थोड़े से में समझा दूंगा. इफ द पर्सन अरेस्टेड इज फेस्ड विद द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच नेचर दैट देयर इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस. मतलब क्या कि भाई ऐसा कुछ ऑफेंस किया है कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है ताकि एविडेंस खड़ा हो केस में. तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मेक अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन एंड फॉर दिस पर्पस यूज सच फोर्स ऑन हिम एज मे बी नेसेसरी. मतलब क्या है? अगर वो एग्जामिनेशन करने के लिए रेजिस्ट करता हो, फोर्स यूज करेगा, लेकिन उसका एग्जामिनेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर जरूर करेगा. हाउएवर इफ द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड इज अ फीमेल, the examination can be made only by or under the supervision of a female registered medical practitioner. Okay, now we will see that what basically the examination is. देखो मैंने पहले बताया अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाली जो अरेस्टेड व्यक्ति है अगर फीमेल है तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है. नहीं तो अगर मेल मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा तो फीमेल ऑफिसर होना बहुत जरूरी है. आइए कौन कौन सा एग्जामिनेशन का मतलब है सेक्शन 53 कहती है. कौन सा एग्जामिनेशन कर सकते हैं? ब्लड स्टेन का एग्जामिनेशन हो सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड का हो सकता है, सीमेन का, रेप केस में सीमेन का एग्जामिनेशन हो सकता है, स्वैब कलेक्ट हो सकता है, स्पूटम कलेक्ट हो सकती है, पसीना जो स्वेट गिरा हुआ है उसका एग्जामिनेशन हो सकता है, जो हेयर सैंपल जो मौके वारदात पर मिले हैं ओके उसका एग्जामिनेशन हो सकता है, फिंगर नेल क्लिपिंग है, मॉडर्न टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक से इन डीएनए को भी टेस्ट किया जा सकता है. यह है एग्जामिनेशन. कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मीनिंग क्या है? जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 सेक्शन 2 के तरह जो रजिस्टर्ड हुआ है वो. ओके, हम आइए हम अगला सेक्शन को देखते हैं. 53A, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेक्शन 53A. क्या कहता है सेक्शन 53A? कौन सा ऑफेंस है? रेप का ऑफेंस है. व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस
of rape or an attempt to commit a rape, and there is a reasonable ground for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of such offence, it shall be lawful for registered medical practitioner employed in the hospital run by the government or by local authority, and in the absence of such practitioner within the radius of 16 किलोमीटर from the place। देखिए आप मेरा स्लाइड देख रहे हैं, रीड कर सकते हैं, याद रखना ऑफेंस जो रेप का है वहां पर एक्यूज को कहां पर भेजेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही भेजना पड़ेगा। ओके, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो लोकल अथॉरिटी कौन हो गया, म्युनिसिपल हॉस्पिटल हो गया या जिला परिषद हो गया, वहां के मेडिकल एग्जामिने जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके पास भेजना पड़ेगा, उस डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई भी सुविधा वहां पर मौजूद नहीं है उस पुलिस स्टेशन में, तो 16 किलोमीटर के दायरे में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर वो उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय एनी अदर registered medical practitioner acting at the request of police officer not below the rank of sub inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such examination of the arrested person and use such force as the reasonable necessary for that purpose। सेक्शन 53 है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि क्या 53 है। ऑफेंस अगर रेप का है तो हमको क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट के पास भेजेगा, उधर का जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है उसके पास एग्जामिनेशन को भेजेगा, या लोकल अथॉरिटी का जो हॉस्पिटल है म्युनिसिपल का हॉस्पिटल वहां पर भेजेगा, या जिला परिषद के हॉस्पिटल में भेजेगा। मुझे लगता है कि मैंने 53A कंप्लीट कर दी। और उसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जब रिपोर्ट सबमिट होगा तो रिपोर्ट में मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या लिखेगा, सेक्शन 53A सब सेक्शन 2 कहता है। ओके, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज लिख देगा, कौन से व्यक्ति ने उसको लाया वो लिख देगा, एक्यूज का एज लिख देगा, और मार्क ऑफ इंजरी ओके वो लिख देगा, इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज। ठीक है, ये 3 चीज लिखेगा। चौथी बात क्या लिखेगा, अगर डिस्क्रिप्शन है, कोई डीएनए का है डिस्क्रिप्शन वो लिख देगा, या तीसरा सबसेक्शन क्या कहता है, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजन फॉर सच कंक्लूजन अराइव्ड एट, मतलब जो कंक्लूजन हो गया उसका एग्जैक्ट रीजनिंग वो रिपोर्ट देने वाला है। उसके बाद चौथा सबसेक्शन, जो टाइम पर एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ और कौन से टाइम पर एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया वो भी वो रिपोर्ट के अंदर लिखेगा। आइए हम आगे उसका 5th सबसेक्शन देखते हैं। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द पुलिस ऑफिसर हु शैल फॉरवर्ड इट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर who shall forward it to the magistrate referred to in section 173। मतलब क्या है, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उसके रिपोर्ट को जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर जो एक्यूज को लाया है उसको उसने देना चाहिए, और उस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना चाहिए। हाँ देखिए, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो पुलिस ऑफिसर लेके गया था एक्यूज को, वो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना हो, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास वो पुलिस ऑफिसर वो मेडिकल एग्जामिनर प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट पहुंचा देगा। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, जब पुलिस रिपोर्ट इस केस में सबमिट होगी तो चार्जशीट सबमिट होगी, एविडेंस के तौर पर अंडर सेक्शन 173 मैजिस्ट्रेट को ये मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करने वाला है। सब सेक्शन 5 को हम देखते हैं। अब सब सेक्शन 5 है सेक्शन 53 का सब सेक्शन 5, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हमने बताया वो बिना डिले का ये करने वाला है। उसके बाद हम सेक्शन 54 की ओर जाएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, सेक्शन 54। मैंने कहा सेक्शन 54 वही कहता है, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कोई नई बात नहीं, खाली इतना ही बता गया कि अगर फीमेल हो तो फीमेल के लिए क्या करना चाहिए कि भाई फीमेल ऑफिसर होना बहुत ज़रूरी है अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर मेल हो। अगर फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया सेक्शन 54 का सबसेक्शन 1। अभी हम सबसेक्शन 2 की ओर जाते हैं, सेक्शन 54 के। मेडिकल ऑफिसर और a registered medical practitioner so examining the arrested person shall prepare the record of such examination mentioning
इंजरी, मार्क ऑफ वायलेंस, जो कुछ मार्क्स है, इन्फ्लिक्शन है, वो रिपोर्ट में मेंशन करेगा। आइए उसके हम अगले सेक्शन को देखते हैं। सबसेक्शन 3 है, व्हेन एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट वो मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, ओके, एज द केस में बी, इट विल बी गिवन टू द अरेस्टेड पर्सन और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन। याद रखना, पुलिस ऑफिसर को जो कॉपी दी वो अरेस्टेड पर्सन को भी देना बहुत जरूरी है, या तो उसने जो इंसान को बोला जिसके हाथ में दो उसके हाथ में देना है। अब हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? बहुत से बार एक्यूज अरेस्ट होने के बाद आइडेंटिफिकेशन नहीं होता और बाद में पता चलता है अरे ये तो एक्यूज था ही नहीं, ओके, और अननेसेसरी उसको डिटेन किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, बहुत सी मगजमारी होती है। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन जो परेड है ये सेक्शन 54A बताता है। 54A कब इंसर्ट हो गया? अमेंडमेंट एक्ट 2005, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अमेंडमेंट हुआ 2005 में, जब 54 इंसर्ट हो गया। आइए देखते हैं ये सेक्शन 54A क्या कहता है। एज पर दिस, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय पर्सन is considered necessary for the purpose of investigation of such offence, the court having jurisdiction may, on the request of officer in charge of the police station, direct the person so arrested to subject himself to identification by any person in such manner as the court may deem fit। इसका मतलब क्या हुआ? ओके, इसका मतलब सिंपल है कि भाई एक्यूज को आइडेंटिफाई करना है। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है इसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है ताकि केस मजबूत हो जाए, तो वो मैजिस्ट्रेट को, कोर्ट को अर्जी करेगा कि भाई हमका इसका आइडेंटिफिकेशन करना है, और आइडेंटिफिकेशन परेड में उन लोगों को बुलाएगा जिसने उस ऑफेंस को देखा होगा। तो ये लोग सामने आ जाएंगे और कोर्ट एक्यूज को डायरेक्शन देगा कि भाई आपको कोऑपरेट करना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उस रीति से आइडेंटिफिकेशन होगा। अभी अगर एक्यूज्ड वो फिजिकली डिजेबल्ड है, मेंटली डिजेबल्ड है, उसके लिए एक अमेंडमेंट आ गई, ओके, 2013 में। क्या लिखा है? इफ ए पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिजेबल्ड। अभी ऐसा अगर होगा तो एक्यूज डिजेबल्ड है, मेंटली हो या फिजिकली हो, उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जुडिशरी मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन के अंडर ही होने वाला है, ओके। और क्या होगा? उसका वीडियोग्राफ भी निकाला जाएगा। ये हो गया सेक्शन 54A। मुझे लगता है मैंने आपको 54A समझा। लास्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 55A, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। देखिए, सीआरपीसी ने ये जवाबदारी उस इंसान के ऊपर रखी है जिसके कस्टडी में वो एक्यूज्ड है, ओके। उसका हेल्थ और सेफ्टी की जवाबदारी किसके पास है? उस व्यक्ति के पास है जिसके कस्टडी में वो एक्यूज्ड है। तो मुझे लगता है कि मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बहुत कुछ आपको समझा दिया है और आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन कौन से सेक्शन हमने देखे? 53 देखा, 53A देखा, 54 देखा, 54A देखा, अब सेक्शन 55A भी देख लिया। तो मुझे लगता है कि मैंने ये आपको समझा दिया ये सारे सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स abhilawcomments@gmail.com पर भेजने न भूलना। हमारा टॉपिक अरेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ और एक वीडियो बाकी है, राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। उसके बाद अरेस्ट, ये चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।